अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि किसी भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड या पावर को इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं जो आवाज़ के एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं, आवाज़ की लाउडनेस को बढ़ाते हैं। इसी तरह ऑडियो वीडियो सिग्नल को एम्पलीफायर करते हैं टीवी के अंदर जो एम्पलीफायर हैं। इसी तरह रिपीटर्स होते हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। जो डिस्टेंस बढ़ता जाता है रेडियो वेव्स का एम्पलीट्यूड भी कम हो जाता है, तो रेडियो वेव्स के भी एम्पलीफायर होते हैं। तो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर भी एक एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर का करंट है वो बेस के करंट के मुकाबले में 100 या 200 टाइम्स लार्जर होता है, बीटा टाइम लार्जर होता है। तो इस वजह से हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम उसके बेस पे स्मॉल सिग्नल अप्लाई करें तो कलेक्टर पे वो लार्ज सिग्नल बनकर आएगा। तो इस मकसद के लिए हम जो इनपुट है वो बेस पे देते हैं और आउटपुट जो है वो कलेक्टर पे लेते हैं। तो ये एक हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का सर्किट दिखाया गया है। इसमें जो है ना, हमारे पास हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, जबकि इनपुट और आउटपुट के लिए 4 टर्मिनल चाहिए होते हैं, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि एक जो टर्मिनल है उसे कॉमन कर लेते हैं इनपुट, जिसे हम इनपुट के तौर पर भी यूज़ करेंगे और आउटपुट में भी यूज़ करेंगे। जहाँ जैसे यहाँ पे हमने एमिटर को कॉमन रखा हुआ है इनपुट और आउटपुट के दरमियान में, तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो हम इनपुट देंगे बेस और एमिटर के दरमियान में। यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं बेस और एमिटर के दरमियान में, और आउटपुट हम लेंगे यहाँ से कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में। तो जैसे ये कलेक्टर के साथ कनेक्टेड टर्मिनल और ये एमिटर के साथ, तो यहाँ पे हम आउटपुट हासिल करेंगे कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में। तो जो ट्रांजिस्टर की बायसिंग है उसका वही तरीका है कि ये अगर NPN ट्रांजिस्टर है, जैसे कि यहाँ पे NPN ही दिखाया गया है, तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए यहाँ पे हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। चूँकि बेस P टाइप है तो उसे पॉजिटिव के साथ, और एमिटर N टाइप है तो उसे नेगेटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा। और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए कलेक्टर N टाइप है तो उसे पॉजिटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब बेस हमारे पास पहले से पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो हम ऐसा करते हैं कि कलेक्टर को मोर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी है VCC, जो इस बैटरी VBB से लार्जर होती है। तो इस तरह ये जो कलेक्टर है वो हाई पोटेंशियल पे है और बेस उसकी रिस्पेक्ट से लो पोटेंशियल पे है, इस वजह से कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। तो इधर हम एक रेजिस्टेंस RC भी लगाते हैं। RC आउटपुट रेजिस्टेंस है और RB इनपुट पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है इनपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो वोल्टेजेस आप देखें, बेस और एमिटर के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है वो VBE है, कलेक्टर और बेस के दरमियान में VCB है, और कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में VCE है वोल्टेज। ये VCE कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में वोल्टेज है जो आउटपुट पे अपीयर हो रहा है। अगर हम कोई सिग्नल अप्लाई ना करें तो आउटपुट पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो VCE है आउटपुट वोल्टेज। और क्योंकि कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में आउटपुट ली जा रही है, और बेस और एमिटर के दरमियान में जो अपीयर हो रहा है वो VBE है, बेस और एमिटर के दरमियान का वोल्टेज। अब हम इस सर्किट को स्टडी करते हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले करंट की इक्वेशन लिखेंगे। करंट के अगर आप देखें तो करंट जो है हमारे पास IC जो है वो पहले इनपुट करंट को देखते हैं। IB इज़ इक्वल टू इनपुट टर्मिनल्स कौन से हैं, बेस और एमिटर। तो बेस और एमिटर के दरमियान का वोल्टेज VBE डिवाइडेड बाय बेस और एमिटर के दरमियान की रेजिस्टेंस, जो कि बेसिकली जंक्शन की रेजिस्टेंस होगी। अगर आप इसको देखें तो बेस और एमिटर के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस VBE है बेस और एमिटर के दरमियान में, और इस जंक्शन की जो रेजिस्टेंस है जब करंट पास करेगा तो उसको उसने डिनोट किया हुआ है RIE से।
तो ये हमारे पास इनपुट करंट की इक्वेशन आ जाएगी। इनपुट करंट इज़ इक्वल टू इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बेस एमिटर जंक्शन। अब देखें तो आई सी जो होता है वो बीटा टाइम्स आई बी होता है, करंट गेन का जो फार्मूला है। तो बीटा मल्टीप्लाई बाय आई बी ई की वही ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी, बीटा वी बी ई ओवर आर आई ई। यह हमारे पास आउटपुट करंट आ जाएगा जो कलेक्टर पे अपीयर हो रहा है। तो कलेक्टर का करंट हमारे पास आ गया बीटा वी बी ई डिवाइडेड बाई आर आई ई। ये बेसिकली एक डेरिवेशन है। इसके बाद तो आपको इसे गौर से देखना पड़ेगा कि हमने सबसे पहले इनपुट करंट आई बी की इक्वेशन लिखी है, फिर आउटपुट करंट आई सी की इक्वेशन लिखी है करंट गेन वाले फार्मूले से। आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी और वहाँ पे आई बी की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट लूप पे हम किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे। अब आउटपुट जो लूप है उसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट जो लूप है वहाँ पे हमारे पास वी सी ई जो है वो कलेक्टर और एमिटर के जंक्शन पे जो दोनों जंक्शंस में से गुजरते हुए वोल्टेज ड्रॉप है वी सी ई है यहाँ पे। और इधर जो हमने बैटरी लगाई हुई है वो है वी सी सी के जो है वो वी सी सी आउटपुट पे जो बैटरी हमने लगाई हुई है और इधर एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं आर सी। तो ये हमारे पास एक लूप बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इस लूप को देखें तो वी सी सी जो प्रोवाइड कर रही है हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बाद जो एनर्जी खर्च हो रही है रेजिस्टेंस आर सी में वो है आई सी आर सी, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आर सी में, और जो कलेक्टर एमिटर के दरमियान करंट पास होते हुए पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा वी सी ई। तो वी सी सी वोल्टेज गेन है, रेजिस्टेंस में से वोल्टेज ड्रॉप होगा आई सी आर सी, और कलेक्टर एमिटर जंक्शन पे यहाँ पे गुजरते हुए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा वी सी ई, कलेक्टर एमिटर के दरमियान में जो वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये इक्वेशन अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाती है प्लस वी सी सी, चूँकि बैटरी में वोल्टेज गेन हुआ है, रेजिस्टेंस आर सी में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, माइनस आई सी आर सी और माइनस वी सी ई जो कलेक्टर एमिटर के जंक्शंस पे वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ से अगर वी सी ई को हमने निकालने, जो आउटपुट वोल्टेज बगैर सिग्नल के अपीयर हो रहा है वो है वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो वी सी ई जो वोल्टेज है ये कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में तब अपीयर हो रहा होगा जब कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ। यहाँ पे हम आई सी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो ऊपर हमने करंट गेन वाले फार्मूले से लिखी थी, माइनस बीटा वी बी ओवर आर आई। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज वी सी ई को हमने कह दिया है वी आउटपुट, क्योंकि यही आउटपुट वोल्टेज अपीयर होगा जब कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ। तो आउटपुट वोल्टेज है वी सी सी माइनस बीटा, और वी बी ई को हम इनपुट वोल्टेज लिख देंगे, इसको हम वी इन लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, वी एन ओवर आर आई इंटू आर सी। अब हमने सिग्नल अप्लाई करना है, तो सिग्नल हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा वी बी ई प्लस डेल्टा वी एन। वी बी ई एक्चुअली बेस और एमिटर के दरमियान में हमने इनपुट अप्लाई की हुई है, तो वी बी इनपुट वोल्टेज तब था जब कोई हमारे पास सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ, और डेल्टा वी एन क्या है, जो सिग्नल ऐड हुआ है इनपुट में। जब इनपुट में कोई सिग्नल ऐड होगा तो आउटपुट में भी कोई फालतू चीज़ अपीयर होगी, एक्स्ट्रा करंट भी बढ़ जाएगा आई सी प्लस डेल्टा आई सी, और वोल्टेज भी डेल्टा वी आउट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है आप देखें तो इसमें हमने क्या किया है कि वी आउट में एक्स्ट्रा सिग्नल जो ऐड हुआ है जो आउटपुट पे अपीयर होगा वो डेल्टा वी आउट है, और वी इन में हमने डेल्टा वी इन ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है सिग्नल अप्लाई करने के बाद। इसमें आउटपुट वोल्टेज में इंक्रीज़ आया और इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो उसमें चेंजिंग आई है। तो इसको हम दूसरी इक्वेशन जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और उसके बाद हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इस इक्वेशन में से जो सिग्नल अप्लाई करने के बाद है उसमें से सिग्नल अप्लाई करने के पहले की इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि सिग्नल पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो आप देखें कि तो ये आपके पास जो है वो वी आउटपुट कैंसिल हो जाएगा, ये वी सी सी वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, और ये वाली टर्म भी आपके पास कैंसिल हो जाएगी वी इन वाली
वी बी वाली, तो आपके पास सिर्फ बच जाएगा इस साइड पे डेल्टा वी आउट और इस साइड पे माइनस बीटा डेल्टा वी इन ओवर आर आई इंटू आर सी। तो ये अगर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें तो ये आपके पास सिर्फ बच जाएगा डेल्टा वी आउट इज़ इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा वी इन ओवर आर आई इंटू आर सी। डेल्टा वी इन क्या है, इनपुट सिग्नल जो हमने अप्लाई किया था, और डेल्टा वी आउट जो आउटपुट सिग्नल अपीयर हो रहा है। इनकी रेशो ले लें, इसको ये इधर आ गया डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा वी इन, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, आउटपुट सिग्नल ओवर इनपुट सिग्नल माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई। इसको कहते हैं हम करंट गेन, सॉरी वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो सिग्नल जितना एम्पलीफाई हुआ है वो इसकी रेशो से पता चलता है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की रेशो क्या है, या सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स की रेशो क्या है। ए इज़ इक्वल टू माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई। तो आप देखें कि गेन हम ट्रांजिस्टर का एडजस्ट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ आर सी, ओनली एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ आर सी। तो बीटा वैसे भी 100 और 200 टाइम्स होता है हमारे पास, अब मींस आउटपुट सिग्नल। अगर बाकी हम दोनों रेजिस्टेंस को 1 ओम भी एज्यूम कर लें तो बीटा 100 टाइम्स मींस सिग्नल ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएगा अगर बीटा की वैल्यू 100 है, तो जो गिवन ट्रांजिस्टर के लिए कांस्टेंट होती है। तो ये हमारे पास वोल्टेज गेन का फार्मूला आ गया। नेगेटिव साइन इसमें इंडिकेट करता है कि आउटपुट सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होता है। मींस जो क्रेस्ट है वो एज एन एम्पलीफाइड ट्रफ अपीयर होगा और ट्रफ एज एन एम्पलीफाइड क्रेस्ट अपीयर होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास सिग्नल है तो आपके पास जो आउटपुट पे सिग्नल होगा वो क्रेस्ट एज एन एम्पलीफाइड ट्रफ और ट्रफ एज एन एम्पलीफाइड क्रेस्ट अपीयर हो जाएगा। मींस 180 डिग्री का फेज़ चेंज आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन इसमें इन्वर्जन को शो करता है कि इन्वर्ट हो जाएगी वेव जो है हमारे पास, या सिग्नल इन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज़ हो सकता है और किस तरह से वो एम्पलीफिकेशन करता है, उसके हमने डेरिवेशन भी की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।